welcome you all on AEC Plus, a digital platform of advanced engineering classes. सोल सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। पावर प्लांट हम पढ़ रहे हैं और पावर प्लांट का ये लेक्चर नंबर 6 है। आई होप इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आप SSC JEE 2023 की मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है AEC प्लस, इसके पर एक कंप्लीट बैच भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। ये बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस, गेट प्लस ES लेवल के क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 100 प्लस टेस्ट भी यहाँ पर इस बैच के अंदर आपको देखने को मिलेगा और सभी सेशन की PDF भी यहाँ पर इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 पावर प्लांट, और इस सेशन में हम बात करेंगे कंप्रेसर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। इन अ मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर with equal temperature rise in all stages, condition is equal temperature rises in all stages, the pressure ratio in the subsequent stage। देखिए मल्टी स्टेज कंप्रेसर है तो हर स्टेज में जो टेम्परेचर राइज है वो क्या है, इक्वल है। तो अब हमें उन्हीं स्टेज में बताना है कि प्रेशर राइज जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हुए हम चलते हैं। सपोज 3 स्टेजेस कंप्रेसर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर हो गया 200। इसको आप ध्यान से समझिएगा, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर दे रखा है इस क्वेश्चन का, और अगर सही आंसर निकालना है तो आपको एक एग्जांपल लेते हुए चलना पड़ेगा। अब देखिए इनिशियल प्रेशर हम मान लेते हैं P1 जो है वो कितना है, P1 हम मान लेते हैं 1 बार। तो टेम्परेचर राइज हमें पता है, इनिशियल प्रेशर हमें पता है, तो स्टेज 2 के इनलेट पर प्रेशर कितना हो जाएगा। ये जो कंडीशन है 100 और P1 वाली कंडीशन फर्स्ट कंप्रेसर की इनलेट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंप्रेसर की एग्जिट कंडीशन क्या हो जाएगी, ये 200 हमने माना कि यहाँ पर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है 100 हो रहा है। तो यहाँ से आप P2 निकाल सकते हो, क्योंकि हमें रिलेशन पता है T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर n-1/n। सपोज अवर सब्सटेंस इज आइडियल गैस, तो n की वैल्यू 1.4 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास P2 आ जाएगा। P2 जो हमें यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, T2/T1 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n/n-1। n की वैल्यू 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 - 1 और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए P1, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, P2। अब देखिए इस कंप्रेसर के इनलेट पर जो प्रेशर होगा ये होगा P2। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो है 200। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विद इक्वल टेम्परेचर राइज इन ऑल स्टेजेस। यहाँ पर टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है, 100। तो यहाँ पर भी मैं 100 ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 100 राइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर एग्जिट पर टेम्परेचर जो रहेगा कितना रहेगा, 300 रहेगा। तो यहाँ पर ये P2 हमें पता है, तो P3 हम निकाल सकते हैं। P2 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए पहले, तो ये 2 की पावर कितना बनेगा, 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4, और तो ये बन जाएगा आपका P2 जो आएगा 11.31 बार। ओके, 2 की पावर 1.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये बनेगा 11.31। अब देखिए यहाँ पर जो रेशियो है, प्रेशर रेशियो कितना हो गया, 11.31 ही हो गया, क्योंकि इनिशियल प्रेशर तो 1 था। अब P3 अगर हमें निकालना है तो P3 कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, P3 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो आएगा T2 की जगह क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा, और T1 की जगह T2 आ जाएगा, और ये बनेगा 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 - 1। तो ये T3 हमें पता है कितना है, 300, क्योंकि इक्वल राइज हमें देखना है हमेशा, और T2 कितना है, इट विल बी 200। तो ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 200
और इसकी पावर हम करेंगे क्या 1.4 डिवाइडेड बाई 0.4। ओके, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे P2 से विच इज 11.31, तो ये बनेगा 46। P3 जो बनेगा कितना बनेगा 46.75। तो देखिए 46.75 को आप डिवाइड करेंगे 11.31 से, तो ये रेशियो जो आएगा कुछ लगभग 4 के आसपास आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द प्रेशर रेशियो इन द सब्सिक्वेंट स्टेजेस, तो प्रेशर रेशियो की बात चल रही है यहाँ पर। तो प्रेशर रेशियो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर 11.31 है, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग है। इस तरह से आप आगे के स्टेजेस में भी कैलकुलेट करोगे तो ये कम होता जाएगा, सो इट विल बी डिक्रीजेस। कहीं कहीं पर इस तरह से इसका आंसर दिया हुआ है कि प्रेशर रेशियो जो होता है वो टेम्परेचर रेशियो पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। प्रेशर रेशियो टेम्परेचर रेशियो हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ते ही हैं, नो डाउट। तो टेम्परेचर रेशियो अगर सेम है तो प्रेशर रेशियो भी सेम होगा, नो डाउट, रेशियो अगर सेम है तो। बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, विद इक्वल टेम्परेचर राइज, इक्वल टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पर 100 हो रहा है, यहाँ पर भी 100 हो रहा है, तो ये और ये रेशियो सेम नहीं है। देखिए 200 डिवाइडेड बाय 100 और ये 300 डिवाइडेड बाय 200, तो रेशियो सेम नहीं होगा। इक्वल राइज अगर टेम्परेचर हो रहा है हर स्टेज में, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेशियो सेम है, रेशियो सेम नहीं है, रेशियो अलग होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर रेशियो जो होगा सब्सिक्वेंट स्टेजेस में डिक्रीज होता जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, यस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्शन प्रेशर इज 1 बार एंड डिलीवरी प्रेशर इज 125। सक्शन प्रेशर 1 बार दे रखा, डिलीवरी प्रेशर 125 बार दे रखा। What is the ideal intermediate pressure at the end of first stage of 3 stage air compressor? तो ये जो प्रॉब्लम है ये 3 स्टेज एयर कंप्रेसर का प्रॉब्लम है। तो 3 स्टेज आप बना लीजिए। देखिए स्टेजेस का मतलब क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुका हूं कई प्रॉब्लम में। स्टेजेस का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्रेसर। तो यहाँ पर कितने कंप्रेसर दिए हुए हैं, 3 कंप्रेसर दिए हुए हैं, C1, C2 एंड C3। अब देखिए यहाँ पर सक्शन प्रेशर जो है इस कंप्रेसर 1 का कितना है 1 बार है, और बोल रखा है डिलीवरी प्रेशर 125। तो ये थर्ड कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा कितना होगा 125 बार। अब देखिए आइडियल इंटरमीडिएट प्रेशर की बात चल रही है एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज के कंप्लीट होने के बाद में यहाँ का प्रेशर आपको निकालना है, इसको मैं बोल देता हूँ P2। तो देखिए अगर ओवरऑल प्रेशर रेशियो आपको पता है तो स्टेज का प्रेशर रेशियो आप निकाल सकते हो। ओवरऑल प्रेशर रेशियो जो होता है क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस होती है और पर स्टेज का जो प्रेशर रेशियो होता है उसकी पावर नंबर ऑफ स्टेजेस n। तो ये ओवरऑल प्रेशर रेशियो में दे रखा है 125 डिवाइडेड बाई 1। तो एक स्टेज का प्रेशर रेशियो हमें पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस हमें दे रखा है कितना 3। तो इस 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, तो क्यूब रूट आप लेंगे तो यहाँ पर P2 बाई P1 कितना बन जाएगा 5। तो ये P2 बाई P1 जो है क्या मिल जाएगा हमें 5 मिल जाएगा। रेशियो जो होगा क्या होगा 5 होगा। तो ये 1 है, रेशियो 5 होगा, तो ये P2 जो होगा क्या होगा डेफिनेटली इट विल बी 5। और ये 5 है तो यहाँ पर P3 जो होगा कितना होगा, ये होगा 25 क्योंकि रेशियो 5 हमें रखना है। तो 25 होगा डिवाइडेड बाई 5 करोगे तभी तो रेशियो क्या रहेगा 5 रहेगा। और ये देख लीजिए 125 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर भी प्रेशर रेशियो जो मिलेगा वो कांस्टेंट रहेगा 5 रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज के बाद में जो प्रेशर रहेगा कितना रहेगा 5 बार रहेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेज के बाद में अगर पूछा जाता है तो ये 25 आता है। थर्ड स्टेज के बाद में तो ये ऑलरेडी दे रखा है 125। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the ratio of static enthalpy rise in the rotor to the static enthalpy rise in the stage of an axial flow compressor। तो axial flow compressor में जो रोटर में एंथैल्पी राइज होगी और एक स्टेज में जो एंथैल्पी राइज होगी इन दोनों का रेशियो, तो ये रिलेशन हम कई बार देख चुके हैं। जो एंथैल्पी राइज होगी रोटर में और एक स्टेज का मतलब होता है रोटर प्लस स्टेटर। तो इस टर्म को अपन डिफाइन करते हैं एज ए डिग्री ऑफ अ रिएक्शन। ये टर्म क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P3/2 और P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 P3। इंटरकूलिंग इज परफेक्ट, वर्क इन ए लो प्रेशर सिलेंडर इज ट्वाइस दैट वर्क इन द हाई प्रेशर सिलेंडर। तो अब आपको बताना है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन इफिशियंसी इन ए 2 स्टेज कंप्रेसर। मैक्सिमम कंप्रेशन इफिशियंसी हमसे यहाँ से पूछी गई है 2 स्टेज कंप्रेसर में किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। तो इंटरमीडिएट प्रेशर जो है ये मीन होना चाहिए आजू बाजू वाले प्रेशर के। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, P2 इज स्क्वायर रूट ऑफ P1 एंड P3। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा, दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब इंटरकूलिंग जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। अब इंटरकूलिंग परफेक्ट का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि सपोज इफ यू लुक एट द TS डायग्राम, अगर हम बात करें TS डायग्राम की, तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्रेशन किया। कंप्रेशन जो होता है वी एज्यूम दैट रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये TS डायग्राम, ओके ये कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के बाद में हीट रिजेक्शन होता है और वापस हम उसी टेम्परेचर पर आ जाते हैं जो इनिशियल टेम्परेचर था। अगर उसी टेम्परेचर पर अगर आप आ गए तो वी कैन से कि जो कूलिंग हो रही है गैसी हो रही है परफेक्ट कूलिंग, ओके। ये जो टेम्परेचर है और ये जो टेम्परेचर है दोनों क्या हो गए, ये अगर 1 पॉइंट है और ये अगर 2 है, ये 3 है, 4 5 6, तो ये 1 और 3 का टेम्परेचर अगर सेम है तो वी कैन से कि ये जो कूलिंग है कैसी है, परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो परफेक्ट कूलिंग इंटरकूलिंग के केस में ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है P2, ये इस पॉइंट को 4 अगर मैंने बोल दिया है, ओके, और इस पॉइंट को हमने 1 बोला है, तो ये P2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ P4 मल्टीप्लाई बाय P1, ये कंडीशन बनती है परफेक्ट इंटरकूलिंग। और परफेक्ट इंटरकूलिंग में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर 1 और ये कंप्रेसर 2, इन दोनों में जो वर्क इनपुट हमें देना पड़ता है वो सेम देना पड़ता है। परफेक्ट इंटरकूलिंग में यही होगा, ओके। चलिए तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो इंटरकूलिंग इज परफेक्ट, यस मिनिमम वर्क तभी हमें मिलेगा जब इंटरकूलिंग क्या होगी, परफेक्ट होगी। वर्क इन लो प्रेशर सिलेंडर इज ट्वाइस, ऐसा नहीं है, दोनों सिलेंडर में जो वर्क इनपुट हमें देना पड़ता है सेम देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो होंगे करेक्ट होंगे, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। In a two-stage reciprocating air compressor, the suction and delivery pressure are 1 and 4 bar respectively। ये बात चल रही है टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। तो यहाँ पर दो कंप्रेसर रहेंगे, कंप्रेसर 1 और कंप्रेसर 2। यहाँ पर इसका सक्शन प्रेशर हमें दे रखा है 1 बार और डिस्चार्ज प्रेशर हमें दे रखा है कितना, 4 बार, ओके। फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी द इंटरकूलर प्रेशर इज, इंटरकूलर का प्रेशर आपको यहाँ पर बताना है मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए। देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब कि आपका मिनिमम वर्क होना चाहिए, मिनिमम वर्क इनपुट, मिनिमम वर्क इनपुट, मैक्सिमम इफिशियंसी मतलब मिनिमम वर्क इनपुट। और ये जो इंटरकूलर है इसमें अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी, क्या होगी, परफेक्ट इंटरकूलिंग, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और परफेक्ट इंटरकूलिंग की कंडीशन क्या होती है कि ये जो इंटरमीडिएट प्रेशर होता है ये हायर प्रेशर और ये जो लोअर प्रेशर है इसका स्क्वायर रूट रहेगा। तो 1 और 4 का प्रोडक्ट कितना होगा, 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन आप लेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सिंपल क्वेश्चन था।
तो परफेक्ट इंटरकूलिंग की आपको कंडीशन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर द वर्क डन ऑन एयर टू कंप्रेस it from suction pressure to discharge pressure will be minimum when the compression is। तो कंप्रेशन प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो उस केस में आपको मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कई बार हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्यों? देखिए कंप्रेशन चल रहा है, कंप्रेसर जो होता है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम प्रेशर तक अगर आपको कंप्रेशन करना है, सपोज यहाँ तक कंप्रेशन करना है, तो इस केस में अगर आप एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हो और आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हो तो वर्क इनपुट जो रहेगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप जो है क्या है, ज़्यादा है। दिस विल बी द एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो है ये क्या है, आइसोथर्मल। तो एरिया अंडर द कर्व आप देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, कम रहेगा ये वाला, और ये वाला जो वर्क है ये एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा अगर प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक। तो मोस्ट सुटेबल प्रोसेस जो है विच गिव द मिनिमम वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज आइसोथर्मल। बट आइसोथर्मल का लिमिटेशन क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है क्या होती है, काफी स्लो प्रोसेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर स्टेलिंग इज द फिनोमिना ऑफ। स्टेलिंग मतलब क्या होता है, जिसे कि हम पढ़ते हैं ना स्लिप, तो इसी तरह से स्टेलिंग भी एक काम आती है जिसमें एयर स्ट्रीम जो है वो ब्लेड की प्रोफाइल को फॉलो नहीं करती, क्योंकि एयर का भी कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो ब्लेड की प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर पाती। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्टेलिंग। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एयर मोशन एट ए सोनिक वेलोसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। एयर स्ट्रीम ब्लॉकिंग द पैसेज, ऐसा नहीं है। रिवर्स फ्लो ऑफ एयर, ये रिवर्स फ्लो ऑफ एयर आपका सर्जिंग, ये अगर आपको बताओ तो रिवर्स फ्लो ऑफ एयर क्या है आपका, सर्जिंग है। सर्जिंग चोकिंग अपन पढ़े हैं। डी ऑप्शन है, एयर स्ट्रीम डज नॉट फॉलो द ब्लेड कंटूर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेलिंग का मतलब क्या होता है, जब एयर स्ट्रीम जो है वो कंट्यूर मतलब कि वो जो ब्लेड की प्रोफाइल है उसको अगर फॉलो नहीं कर रही है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्टेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉसेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर ड्यू टू। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लॉसेस जो है वो आपका इम्पेलर चैनल के अंदर भी लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में आपका इनलेट लॉसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, वर्ल लॉसेस जिसे अपन बोलते हैं। इनलेट पर भी लॉसेस होंगे, इम्पेलर के अंदर भी लॉसेस होंगे। सो दोनों ही लॉसेस को हम कंसिडर करते हैं। करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसर यूज इन ए गैस टरबाइन। अब देखिए गैस टरबाइन में हाई प्रेशर पर हमें एयर को सप्लाई कंटिन्यूसली करना पड़ता है। ओके, गैस टरबाइन मतलब ब्रेटन साइकिल की बात चल रही है ना ये, तो वहां पर हमेशा हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज करते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली। चलिए, इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द वर्क इनपुट इज इक्वल टू सम ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वर्क इनपुट जो रहेगा वो किस किस का सम रहेगा। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आपका वर्क इनपुट जो रहेगा वो उसके अंदर आपका डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल हेड भी रहेगा, डायनामिक हेड भी रहेगा, और आपका रिलेटिव वेलोसिटी हेड भी रहेगा। अगर वर्क इनपुट की अगर मैं बात करूं, जो सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मतलब ये एक रोटेटिंग मशीन है ना, तो रोटेटिंग मशीन के लिए वर्क इनपुट जो हमारे पास आता है एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, ये वर्क इनपुट हमारे पास आता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अच्छा पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट मास की अगर हम बात करेंगे तो वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, तो वी डब्ल्यू टू यू टू वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 1/2 v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर प्लस 1/2 vr2 का स्क्वायर माइनस vr1 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली जो टर्म होती है इस टर्म को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर डायनामिक हेड ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायनामिक हेड कहलाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल हेड कहलाता है एंड
दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी हेड। रिलेटिव वेलोसिटी हेड, तो डायनामिक सेंट्रीफ्यूगल रिलेटिव वेलोसिटी हेड, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यस, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो यहाँ पर C1 C2 लिखा है, मैंने वहां पर V1/V2 लिख लिया था। ओके, चलिए। फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द रेडियल वेन स्लिप फैक्टर इज द रेशियो। देखिए रेडियल वेन के केस में स्लिप फैक्टर हम डिफाइन करते हैं। देखिए स्लिप क्या होती है, स्लिप जो होता है हमने देखा था लास्ट सेशन में भी एक क्वेश्चन हमने किया था। स्लिप का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में जो ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है जो वर्ल कंपोनेंट होता है उससे। तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है U2 और VW2, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं स्लिप। तो थ्योरेटिकली हम क्या मानते हैं, U2 और VW2 दोनों क्या है सेम है, बट एक्चुअल में VW2 क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर स्लिप फैक्टर जो है सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है VW2 डिवाइडेड बाय U2। तो वर्क इनपुट जो कंप्रेसर में हम लिखते थे अभी तक, क्या लिखते थे वर्क इनपुट की अगर मैं बात करूं तो वर्क इनपुट विल बी U2 का स्क्वायर बाय 1000, इस तरह से हम लिखते थे। तो अब ये वर्क इनपुट एक्चुअल में कितना बन जाएगा, सिग्मा इंटू U2 का स्क्वायर बाय 1000। स्लिप को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये क्या होगा, वर्ल वेलोसिटी टू द ब्लेड वेलोसिटी एट द इम्पेलर एग्जिट। एग्जिट की बात चल रही है, दोनों जो वेलोसिटी हमें लेना है एग्जिट पर लेना है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो एग्जिट पर जो वर्ल वेलोसिटी रहेगी और जो इम्पेलर वेलोसिटी रहेगी, इन दोनों का रेशियो जो है ये कहलाएगा आपका स्लिप फैक्टर। और स्लिप फैक्टर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वर्क इनपुट क्या जाएगा, स्लिप फैक्टर इंटू इम्पेलर की जो वेलोसिटी रहेगी एग्जिट पर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000। 1000 क्यों लिया है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वर्क इनपुट जनरली हम निकालते हैं किसमें, किलो जूल में। जूल में अगर आपको निकालना है तो आप 1000 को डिवाइड मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज जनरली। देखिए स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की, हम पढ़ते हैं फॉर्मूला N√Q H⁴, ये स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। किस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की स्पेसिफिक स्पीड को आपको दूसरे कंप्रेसर की स्पेसिफिक स्पीड से कंपेयर करना है। तो लेस देन द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्रेसर टाइप बट इट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंप्रेसर, या हायर देन द दैट ऑफ एक्सियल कंप्रेसर, more than specific speed of reciprocating compressor but less than the axial flow compressor। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक स्पीड जो होती है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की सबसे ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की। देन उसके बाद में स्पेसिफिक स्पीड जो होगी वो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आएगा यहाँ पर। और उसके बाद में नेक्स्ट जो बनेगा आपका लास्ट में स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम जो होती है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा जो होगी वो एक्सियल की, देन सेंट्रीफ्यूगल, देन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। यस, तो ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट, in a centrifugal compressor the highest Mach number leading to a shock wave in the fluid flow occurs at। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। तो हाईएस्ट मैक नंबर कहां पर हमें देखने को मिलेगा, देखिए अगर मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर अगर ड्रॉप होगा मतलब सॉरी प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कंप्रेसर का मेन पर्पस क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाना। बट देखिए अगर आप देखेंगे प्रेशर वेलोसिटी का वेरिएशन, देखिए जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पर वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, वहां पर शॉक वेव क्रिएट होगी। तो देखिए जब फ्लूइड आता है, जब आई के थ्रू एयर आती है तो वहां पर क्या होता है, सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होगा तो प्रेशर जो होगा क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम होगा। और इसी समय वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी। देन उसके बाद में
उसके बाद में ये बात चल रही है, ये इनलेट की बात चल रही है। इसके बाद में ये कहाँ पर जाता है, ये जाता है आपका इम्पेलर में। इम्पेलर में क्या होगा, इम्पेलर में वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर भी बढ़ेगा। ये प्रेशर बढ़ा, वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से। इम्पेलर के बाद में यही फ्लूइड आपका जाता है कहाँ पर, डिफ्यूजर में। डिफ्यूजर में क्या होगा, अब देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है ये कन्वर्ट होगी किसमें, प्रेशर एनर्जी में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो शॉक वेव कहां पर क्रिएट होगी, जहां पर वेलोसिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेशर जो है वो क्या है, मिनिमम। तो प्रेशर आप देख सकते हो, ये जो कर्व है ये कर्व किसका है, प्रेशर का है, सॉरी इट्स फॉर वेलोसिटी, नो इट्स फॉर प्रेशर। ये जो कर्व है ये किसका बनाया था अपन ने, प्रेशर का बनाया था ना, ये प्रेशर का और ये किसका है, वेलोसिटी का। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि प्रेशर जहां पर मिनिमम रहेगा वहां पर वेलोसिटी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। तो ये जो है ये इनलेट, तो इम्पेलर इनलेट रेडियस पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैग नंबर मिलेगा। तो वहां पर शॉक वेव की प्रोबेबिलिटी जो रहेगी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके देखिए जी, यस इम्पेलर इनलेट रेडियस, इसको यहाँ पर एक डायग्राम से बताया गया। देखिए इनलेट केसिंग की अगर हम बात करें तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सक्शन होगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा और उसके बाद में फिर कंटिन्यूसली प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर देखिए प्रेशर राइज अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, प्रेशर एट वन इज मिनिमम एंड सो रिलेटिव मैक नंबर इज हाईएस्ट एट इम्पेलर इनलेट। ठीक है, तो इम्पेलर के इनलेट पर मैक नंबर की वैल्यू जो मिलेगी हाईएस्ट मिलेगी, इसलिए प्री वर्ल का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए मिनिमम कंप्रेशन वर्क इन ए टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर which of the following expression gives the ratio of low pressure cylinder to the high pressure cylinder diameter। यहाँ पर लो प्रेशर सिलेंडर हमने मान लिया D1 और हाई प्रेशर सिलेंडर D2, इन दोनों के डायमीटर के रेशियो को हमको बताना है। ओके, फॉर मिनिमम कंप्रेशन वर्क, मिनिमम कंप्रेशन वर्क का मतलब हुआ परफेक्ट इंटरकूलिंग, परफेक्ट इंटरकूलिंग। और परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब क्या हुआ कि इंटरकूलिंग के बाद में उतना ही टेम्परेचर रहेगा जितना कंप्रेसर के इनलेट पर टेम्परेचर था। तो अगर टेम्परेचर अगर सेम है तो आप खुद सोचिए, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, वर्किंग सब्सटेंस अपना आइडियल गैस है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशन हम बना सकते हैं। तो ये क्यों बनाए, क्योंकि 1 और 2 पर टेम्परेचर जो रहेगा वो सेम रहेगा। 1 और 2 कौन सा पॉइंट है, ये बात ध्यान रखें आप, टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके प्रेशर की बात नहीं चल रही। तो ये वाला रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो P1 V1 इनिशियल वॉल्यूम जो रहेगा क्या रहेगा, π/4 D1 का स्क्वायर इंटू L1, और ये क्या बनेगा P2 π/4 D2 का स्क्वायर इंटू L2। लेंथ अगर सेम है दोनों, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रोक जो है वो क्या है, सेम है, π/4 कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें P2/P1 क्या मिल जाएगा, P2/P1 मिल जाएगा हमें D1/D2 का होल स्क्वायर। ओके, डायमीटर का रेशियो हमसे पूछा था D1/D2, तो ये क्या बन जाएगा, P2/P1 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए P2 जो होता है क्या होता है, P2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ P1 एंड P3, ये होता है ना, देख लीजिए यहाँ पर P3 के टर्म्स में दिया है ना, हाँ। तो यहाँ पर P2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, विल पुट स्क्वायर रूट ऑफ P1 P3 डिवाइडेड बाय P1 टू द पावर 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर P1 यहाँ पर P1, तो नीचे स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा P3/P1 टू द पावर 1/4, P3/P1 टू द पावर 1/4।
तो डायमीटर का रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, P3 जो है क्या है, देखिए 2 स्टेज कंप्रेसर है ना, तो 3 प्रेशर रहेंगे। एक तो इनिशियल प्रेशर रहेगा, लोअर प्रेशर P1, इंटरमीडिएट प्रेशर P2 और हाईएस्ट प्रेशर जो रहेगा वो P3 रहेगा। ये कंडीशन होती है 2 स्टेज। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। P3 5 P1 टू द पावर 1/4। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अगर आपको लगता है तो आप इसको देख सकते हो। देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी इसको सॉल्व किया है। यस, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि डायमीटर का रेशियो अगर पूछा गया है तो ये बनेगा हाईएस्ट प्रेशर डिवाइडेड बाय लोवेस्ट प्रेशर की पावर 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मल्टी स्टेज कंप्रेशन ऑफ एयर एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज कंप्रेशन। मल्टी स्टेज कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंप्रूव वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर द गिवन प्रेशर रेशियो, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में आपका प्रेशर रेशियो आता है 1 + C - C टू द पावर इनटू P2 अपॉन P1 की पावर 1/n। तो ये प्रेशर रेशियो कम हो जाता है ना सिंगल मल्टी स्टेज में, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। रिड्यूस वर्क डन पर kg ऑफ एयर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर हर सिलेंडर में वर्क इक्वल हमें करना पड़ेगा और नेट वर्क जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है परफेक्ट इंटरकूलिंग के केस में, तो ये भी सही है। गिव्स मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, यस। देखिए क्या होगा कि अगर वर्क इनपुट हमें सभी कंप्रेसर में सेम करना पड़ेगा, सभी कंप्रेसर में जो प्रेशराइज है वो भी अगर सेम है तो डेफिनेटली वहां पर यूनिफॉर्म टॉर्क मिलेगा, छोटे फ्लाई व्हील की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर तीनों ही एडवांटेज होते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन के कंपेयर टू द सिंगल स्टेज कंप्रेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, आपको अगर आपको लगता है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर हैंडलिंग कंप्रेसिंग मशीन बेस्ड ऑन द प्रेशर रेशियो। देखिए एयर हैंडलिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर रेशियो, एयर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर रेशियो। आपको यहाँ पर ये जो मशीन है, कंप्रेसिंग मशीन है, ये जो एयर ब्लोवर है, एक्सेल फ्लो फैन है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इनको हम मशीन बोल सकते हैं, कंप्रेसिंग मशीन। कंप्रेशन के लिए हम इनको यूज करते हैं, यहाँ पर कंप्रेसिंग मशीन ही बोला गया है। प्रेशर रेशियो के टर्म्स में आपको यहाँ पर बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रेशर रेशियो। तो प्रेशर रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेल फ्लो फैन, एयर ब्लोवर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो नो डाउट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो प्रेशर रेशियो होता है काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर ध्यान रखें इसका प्रेशर रेशियो जो होता है आरपी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 5 बार ही रहता है। इवन इट गोस अप टू 1000 बार ऑल्सो, तो 5 बार से ऊपर ही रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एयर ब्लोवर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो फैन है यहाँ पर, कंप्रेसर नहीं। एक्सियल फ्लो फैन मतलब ये जो नॉर्मल फैन होते हैं, तो इसका तो प्रेशर रेशियो जो रहता है ये 1 ही रहता है, ये ध्यान रखें। कितना रहता है, ये 1 ही रहता है। ये तो सीक्वेंस यहाँ पर सही बनाई हुई। इसका प्रेशर रेशियो जो होता है ये लगभग 1.2 होता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का आप ध्यान रखें 2.5 बार के आसपास होता है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आता है तो 2 के आसपास। तो ये सीक्वेंस आपको बनाना था यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन डी ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। देख लीजिए 1, 1.2, 2.5 और 5 बार। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए प्रेशर रेशियो की, किस प्रेशर रेशियो के रेंज में ये सारे कंप्रेसर जो है वर्क करते हैं। तो एक्सियल फ्लो फैन है यहाँ पर, ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है तो फिर ये एयर ब्लोअर से ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के लिए आप ध्यान रखें, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, तो इसके लिए जो वैल्यू होती है लगभग प्रेशर रेशियो की 2 के करीब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए सिंस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज गिवन एट ऑल एंड ऑफ ईच ऑप्शन विच कैन हैंडल लेस अमाउंट ऑफ एयर। सभी ऑप्शन में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिया हुआ था क्या?
ऐसा कुछ है क्या? यस, एट द एंड सभी ऑप्शन में आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर दिया था, तो वो हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है, तो हम भी जानते हैं. सो इट इज द क्वेश्चन इन it should be asked decreasing order of air handling machine. तो एक्सियल फ्लो, फैन, एयर ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, यही ऑप्शन अपन ने यहाँ पर टिक किया हुआ है. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये टोटल हमने 20 क्वेश्चंस देखे इस सेशन में. आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन. अगर सेशन आपको पसंद आया है तो उसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर. और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल. ओके, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी. सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. गुड बाय, टेक केयर.